Okay, so let's continue. Magnetic fields with or magnetic fields due to electric current. इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ हम लोग अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं और दिस वन इज गोइंग टू बी द 7th लेक्चर इन सीक्वेंस. अब तक हमने इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप होता है इस पर कुछ डिस्कशन करते हुए बीओ सवा लॉ देखा और लास्ट लेक्चर में हमने एम्पियर्स लॉ पर भी कुछ बात की थी. टू गिव अ वेरी क्विक समरी और आई मे से अ वेरी क्विक रिवीजन, एम्पियर्स लॉ में हम ऐसे कहते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन is equal to, for any bounded area, for any closed loop, is equal to mu naught times of net current enclosed by that particular loop. अब इसे कैसे अप्लाई किया जाता है और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं इसकी, ये सारा हमारा मामला जो है पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था. आज की क्लास में हम इसके एप्लीकेशंस पर अपने डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं. हालांकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके एप्लीकेशन पर एक सिंगल आर्टिकल कवर किया, दैट वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. उसका फॉर्मूला हम डेवलप कर चुके हैं. आज भी हम इसके एप्लीकेशंस पर ही बात करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आज हम बनाने वाले हैं. इसमें का पहला जो डेरिवेशन आएगा वो आएगा मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू और अलोंग द एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड. A very important derivation for theory and as well as for the competitive examinations. तो अब पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि ये सोलेनोइड क्या है. बाद में हम बात करेंगे इसके मैग्नेटिक इंडक्शन की और बाकी चीजों की, लेकिन पहले ये तो पता कर लें कि सोलेनोइड क्या चीज है, किस चीज को हम यहाँ पे सोलेनोइड कह रहे हैं एंड सो ऑन. बच्चों, सोलेनोइड को समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूँ. सी दिस डायग्राम. इस डायग्राम को जरा केयरफुली देखें. मान लीजिए कि हमारे पास एक पाइप या किसी तरीके का एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है और इस पर हम ऐसे वायर को वाउंड करते हैं. वायर को इस तरीके से बार 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 वायर की वाउंडिंग करते हैं. तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने लेना है ये हम तय करेंगे. 50, 100, 200, 1000. डबल टिबल वाउंडिंग भी कर सकते हैं एंड सो ऑन. ऐसा पूरा होने के बाद अगर हम धीरे से ये जो पाइप है इसको हम बाहर निकाल दें तो ये जो टर्निंग वाला अरेंजमेंट यहाँ पे बच जाता है ना, इस अरेंजमेंट को हम कॉल करते हैं सोलेनोइड. जो आमतौर पर ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हो, ये वाला अरेंजमेंट मोर और लेस एक कॉइल ही है, लेकिन दी वाइंडिंग्स आर स्प्रेड अलोंग द लेंथ. उसकी जो वाइंडिंग्स हैं ये एक लेंथ पर स्प्रेड की गई हैं. इसे हम कहते हैं सोलेनोइड. बात समझ आई बच्चों? यस. यस. अब लेट्स से कि हमारे पास इसी डायग्राम को मैं यूज करते हुए आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि लेट्स से कि हमारे पास एक सोलेनोइड है जिसकी जो एंड ऑन एंड लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक, मतलब जितनी लेंथ पर हमने वाइंडिंग की है वायर की, ये एंड ऑन एंड लेंथ, ये लेंथ L है. और इस पर हमने क्या किया, n नंबर ऑफ टर्न्स को अरेंज किया. अब ये n कुछ भी हो सकता है ना, जैसे यहां से मैं काउंटिंग करता हूँ, ये फर्स्ट टर्न, ये सेकंड टर्न, ये थर्ड टर्न, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ऐसे. तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शंस हैं कह लीजिए, या कह लीजिए कि इसके फिजिकल डिस्क्रिप्शंस हैं कि इतनी लेंथ का सोलेनोइड हमारे पास है और इतने नंबर ऑफ टर्न्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. अब बच्चों हम यहाँ पे एक बहुत ही खास टर्म डिफाइन करते हैं. हम एक स्टैंडर्ड या स्पेशल टर्म यहाँ पे कॉइन करते हैं जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ये जरा स्पेशल चीज है. तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम यहाँ पे सिंबलाइज करते हैं बाय स्मॉल n. और जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब हमें एक रेशियो लेना है
कि टोटल कितने टर्न्स हैं और टोटल कितनी लेंथ है, n/n। इस चीज को हम कॉल करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। गेटिंग इट? अब चलो बच्चों ये इमेजिन करते हैं कि इस सोलोनाइड में हमने क्या किया, कुछ I करंट अंदर हमने भेज दिया, ऐसे I करंट हमने इसके अंदर अलाउ किया अंदर जाने के लिए। तो ये करंट लगातार इन सभी टर्न्स में से घूमता 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 जा रहा है, and finally after completing and going through each and every turn, this current will just come out. Hi. लेकिन आपसे मैं एक छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप इस पूरे अरेंजमेंट का नेट करंट कितना है ये निकालना चाहते हो, नेट करंट, जरा बात को समझे, नेट करंट, टोटल करंट। तो इस पूरे अरेंजमेंट में बच्चों अगर हम नेट करंट फाइंड आउट करना चाहेंगे, टोटल करंट, तो वो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ I। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं सर ऐसा कैसे? तो देखो एंटरिंग जो करंट है वो तो I ही है, लेकिन हर टर्न में ये करंट मौजूद है कि नहीं? फाइनली इसको बाहर आना है, लेकिन अगर मैं टर्न बाय टर्न सोचता हूं तो हर टर्न में हर कॉइल, इसके कॉइल के अंदर करंट मौजूद है, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ करंट। तो साइमल्टेनियसली टोटल करंट कितना होगा? तो आंसर है जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसमें I करंट है, तो टोटल वैल्यू ऑफ करंट को हमको गिनना है तो वो NI हो जाएगा। क्लियर हो रही है बेटा बात? Yes. बट अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ये जो ऊपर अभी अभी हमने बनाया था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का, तो इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो हम नेट करंट जरूरत पड़ने पे ऐसे भी लिख सकते हैं, I नेट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, NLI। ये भी एक तरीका हो सकता है इफ नीडेड। ठीक है, वैसे ये जो हमने लिखा ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट इफ नीडेड वी कैन गो बाय राइटिंग लाइक दिस। जरूरत पड़ने पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आर थिंग्स क्लियर? Yes. नाउ द क्वेश्चन हियर इज दैट कि हमको इस पूरे सोलोनाइड के अंदर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप हुआ है ये पता करना है। अब आप जस्ट इमेजिन करो, अगर मैं यहाँ बियो-सर्वोट लॉ अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और लॉट्स ऑफ इंटीग्रेशंस करते बैठूंगा तो बड़ा हेक्टिक काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको एम्पियर्स लॉ के थ्रू ये काम बड़ी आसानी से करने का मौका मिलता है, बड़ी आसानी से, बड़े बहुत इजी तरीके से हम इसका मैग्नेटिक इंडक्शन पता कर सकते हैं बाय यूजिंग द एम्पियर्स लॉ। बट बिफोर दैट माय इंटरेस्ट इज दैट कि मैं आपको ये बता सकूं कि इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन आ कैसे रहा है, मैग्नेट के लाइंस कैसे डेवलप हो रहे हैं। अब जाहिर बात है हर टर्न में हर एक कॉइल मान लिया जाए इसको, हर एक लूप मान लिया जाए इसको, तो हर लूप में हर टर्न में कुछ ना कुछ करंट मौजूद है आए साइमल्टेनियसली। तो हर एक लूप अपने अपने हिसाब से मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप करेगा। अब जस्ट आप इमेजिन करो, इसमें करंट अगर मैं इमेजिन करता हूं ऐसे जा रहा है, ये देखें ये वाला लूप, इधर देखें आप, ये इधर अगर करंट ऐसे जा रहा है इसमें फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन राइट हैंड थंब रूल से ऐसा आएगा। ये करंट घूम के मान लो यहाँ से आ रहा था पीछे से, ये ऐसे ऐसे चलता हुआ आया ना, तो यहाँ भी जा रहा होगा, तो इसका भी अपना मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसा राइट हैंड थंब रूल से आएगा, फिर बाजू के कॉइल का भी आएगा, बाजू के कॉइल का भी आएगा। हर एक लूप का मैग्नेटिक इंडक्शन ओवरऑल इफेक्टिवली डेवलप होके वो कैसा दिखेगा, उसका शेप कैसा होगा, उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, तो बड़ा ही खूबसूरत सा अरेंजमेंट उसका होता है। जरा ध्यान से देखें, जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन हमको बनता हुआ नजर आएगा ना, वो ऐसा आएगा, ये इस तरीके से टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा। ये हर एक कॉइल के अंदर जो भी करंट जा रहा होगा ना, उसकी वजह से ये लाइंस डेवलप हुए हैं, और ये कॉइल के अंदर यहाँ छोटा सा, यहाँ भी छोटे छोटे लूप्स बनेंगे, ये भी एक कंडक्टर की तरह है ना बेटा, ठीक है? तो यहाँ भी ऐसे छोटे छोटे लूप्स एज पर राइट हैंड थंब रूल जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी उस हिसाब से बनेंगे। तो मोर और लेस हमको ये इस तरीके से इस अंदाज में दिखाई देगा। एक और आप इसका डायग्राम रेफर कर सकते हो चाहो तो, कि मैग्नेटिक इंडक्शन दिखेगा कैसे। तो ये कुछ हद तक ऐसे दिखेगा, तो ये कॉइल है, सोलोनाइड है पूरा, इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा, फिर एज पर सेंस ऑफ करंट हम उसमें जज करेंगे राइट हैंड थंब रूल से कि कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन इसमें जाएगा। इस डायग्राम में मैंने ये वाले करंट्स को स्किप किया है, इसको ज्यादा कंसिडरेशन नहीं दिया है क्योंकि ये काफी वीक होते हैं इस पोर्शन में। जो एकदम स्ट्रेंथ के साथ मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप होगा वो यहाँ अंदर बीच में डेवलप होगा।
ठीक है, बाहर का मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों साइड का इधर आउटर पोर्शन पे थोड़ा सा वीक आएगा, कमजोर आएगा, लेकिन मिडिल पोर्शन में यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे एक बार मैग्नेट होता है। एक बार मैग्नेट में इसी तरीके से हम लाइंस ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट टू हैव अ कंपैरिजन इन अ वेरी क्विक मैनर, अगर मैं आपके सामने एक बार मैग्नेट बना दूं यहाँ पे और मैं ये कहूँ कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे निकलेंगे और ये आकर के साउथ में एंटर कर जाएंगे और फाइनली विद इन द मैग्नेट भी तो ऐसे ही चलेंगे। यही तरीका होगा ना इसका, ये सर नो। तो एक बार मैग्नेट और एक सोलोनाइड में टिपिकली कोई फर्क नहीं है, उसके कंसिडरेशन में कोई फर्क नहीं है, उस पे भी आप साउथ और नॉर्थ पोल को दिखा सकते हो। वैसे ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एंड सो ऑन। सारा मामला बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। अब क्वेश्चन अभी तक हमारा अनआंसर्ड है कि भाई आता कितना है मैग्नेटिज्म। ये सब बात बहुत अच्छी है कि भाई ऐसा मैग्नेटिज्म आएगा, ये शेप होगा, वो साइज होगा, वो सब ठीक है, करंट इतना जा रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन ये मैग्नेटिज्म आता कितना है, व्हाट एक्चुअली इज इट्स मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू कैसे है, कैसे निकालें उसे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं इसी डायग्राम को दोबारा यूज करता हूं। इस डायग्राम को जरा केयरफुली देखें आप, बहुत ध्यान से देखें। इसी डायग्राम को मैं दोबारा यूज कर रहा हूं। अब बच्चों इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एम्पियरन लूप बनाएंगे अपनी मर्जी से। एम्पियर्स लॉ अगर आपको अप्लाई करना है तब तो आपको एम्पियरन लूप बनाना पड़ेगा ना। तो ये एम्पियरन लूप बेटा हम ऐसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखना। ये रेड लाइन जो मैं लगा रहा हूं डॉटेड वाली, ये ऐसे, फिर ये बाहर की तरफ परपेंडिकुलर लाइन लूंगा ऐसे, इधर भी बाहर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर लाइन लूंगा ऐसे, और फिर उसके बाद ये लाइक दिस। ऐसा हमने एक एम्पियरन लूप यहाँ पे ट्रेस कर देना है। इज इट ओके? लेट्स लेबल के, ये पॉइंट मैंने ए लेबल कर दिया, ये पॉइंट फिर मैंने बी लेबल कर दिया, फिर ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, एंड एट लास्ट दी अनदर पॉइंट व्हिच आई हैव कंसीडर्ड इज ए टू डी, या कह सकते हो डी टू ए, व्हाटएवर। तो ये एक एम्पियरन लूप हमने यहाँ पे चॉइस किया। क्लियर हुई बेटा बात? अब एज पर एम्पियर्स लॉ हम बिल्कुल आसानी से इस बात को क्लेम करेंगे कि इस लूप में जो भी मैग्नेटिज्म आ रहा होगा उसका लाइन इंटीग्रल ले लें डीएल रिस्पेक्ट ऑफ लेंथ के साथ, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट एज पर एम्पियर्स लॉ। क्लियर हो गई बात बेटा? Yes. अब अभी अभी हमने ये बोला कि इस तरीके के सोलोनाइड वाले अरेंजमेंट में जो आई नेट डेवलप होता है वो हो जाता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन एल आई। अगर मैं गलत नहीं हूं, ये अभी हमने निकाला था एन एल आई, या चाहे तो हम कैपिटल एन आई भी लिख सकते हैं। अब फर्क समझिए, ये जो कैपिटल एन है ये नंबर ऑफ टर्न्स है और ये जो स्मॉल एन है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो ये जरा बात को समझिए आप, ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसमें आगे कैसे बढ़े, इसमें हम फर्दर कैलकुलेशन को कैसे आगे बढ़ाएं। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखो, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस लूप के लिए 4 अलग अलग सेगमेंट्स इमेजिन करेंगे, 4 अलग अलग सेगमेंट्स, क्योंकि ये डीएल 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 बोल के टोटल लेंथ बनने वाली है। अब ये ऐसे घूम रही है, तो 4 सेगमेंट्स हम कैसे इमेजिन करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। बिफोर दैट लेट मी जस्ट कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब 4 सेगमेंट मैं इसके कैसे इमेजिन कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है b डॉट डीएल, इसको मैं 4 पार्ट्स में तोड़ रहा हूं। इंटीग्रेशन b डॉट डीएल कॉस थीटा प्लस फिर एक बार इंटीग्रेशन b डॉट डीएल कॉस थीटा प्लस फिर एक बार इंटीग्रेशन b डॉट डीएल कॉस थीटा प्लस ये मैं नीचे लिख रहा हूं फिर एक बार इंटीग्रेशन b डॉट डीएल कॉस थीटा। बोलेंगे सर आपने 4 बार क्यों लिखा? तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, मैं पहला हिस्सा इसका इमेजिन कर रहा हूं ए से बी तक, बस सिर्फ इतने सेगमेंट में मैं देखूंगा कि भाई कितना करंट पास हो रहा है और क्या उसकी कंडीशन है, और उस हिसाब से मैं उसका कैलकुलेशन करूंगा। फिर दूसरा जो हिस्सा है इसका, ये मैं देखूंगा बी से सी पर। क्लियर हुई बेटा बात? दूसरा हिस्सा मैं देखूंगा बी से सी। तीसरा हिस्सा मैं इस पे इमेजिन करूंगा सी से डी पर, और चौथा और आखिरी हिस्सा मैं इस पे देखूंगा डी से ए। मतलब मैं लूप को 4 डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ करके अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहा हूं।
क्लियर भी बच्चों बात? Yes. ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इसे एट वंस सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि लूप के हर हिस्से पर कंडीशन ऑफ करंट जो है ना वो अलग अलग है। अब आप बोलेंगे सर कैसे अलग है, ये तो एक ही लूप है, तो कंडीशन ऑफ करंट कैसे अलग है? बिल्कुल अलग है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं ए बी एलिमेंट चेक करता हूं, ए बी एलिमेंट यानी कि ये वाला एलिमेंट, अब इस ए बी एलिमेंट में बच्चों ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक की लाइंस ऑफ फोर्स वाली जो लाइन जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे चल रहा है, ये इस ए बी एलिमेंट को परपेंडिकुलर है ना? यहाँ पे गौर करने पे देखें आप, समझ में आएगा, ये तो 90 डिग्री बना रहा है ऑलमोस्ट, ये ऐसे 90 डिग्री बना रहा है। गेटिंग इट राइट? Yes. तो ए बी एलिमेंट के लिए थीटा कितना हो गया? 90. 90। और cos 90 क्या हो जाएगा? 0। 0. अब cos 90 अगर ए बी एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पर 0 हो रहा है यहाँ, तो ये इंटीग्रेशन तो निपट गया, ये इंटीग्रेशन तो 0 हो गया, बात खत्म हो गई इसकी। समझे नहीं समझे? Yes. अब एग्जैक्टली इसी तरीके का कैलकुलेशन बेटा अगर मैं सी डी एलिमेंट के लिए करता हूं, तो सी डी एलिमेंट मतलब ये वाला एलिमेंट इधर का। अब इस एलिमेंट पर भी अगर आप मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ इसकी ओरिएंटेशन चेक करोगे ना, तो ये भी तो 90 डिग्री बनाता हुआ नजर आएगा हमको। मतलब इस प्रोसेस के लिए, सॉरी, इस एलिमेंट के लिए भी यहाँ पे थीटा 90 डिग्री बना, और हमें पता चला cos 90 इस जगह पे भी 0 होगा। मतलब सी डी एलिमेंट भी निपट गया, इसका मैग्नेटिक इंडक्शन वैल्यू भी टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज cos टेकिंग 90 वैल्यू। तो 4 में से 2 निपट गए। तो अलग अलग हालत है ना, एक साथ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उसको ब्रेक करके हर एक पोर्शन को अलग अलग देखा। अब 4 में से 2 तो चले गए, बचे 2। बच्चों ये जो बाहर का बीसी एलिमेंट है, बीसी, ये बाहर वाला पोर्शन, ये वाला, ये बीसी एलिमेंट, आप इस बीसी एलिमेंट को अगर ध्यान से देखेंगे तो इट इज आउटर पोर्शन, अ लाइन विच इज आउटसाइड। हाँ ठीक है, इसका जो एंगल बन रहा है ये 0 बन रहा है, कोई बात नहीं है, 0 एंगल या 180 भी कह लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल 0 बन रहा है या 180 कह लें, नो इश्यूज। बट केयरफुली देखेंगे तो इट्स एन आउटर पोर्शन, और हमारा ये मानना है कि सोलोनाइट के बाहर वाले पोर्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन जो डेवलप होता है वो बहुत वीक डेवलप होता है, कमजोर डेवलप होता है, बहुत फीबल डेवलप होता है। मतलब हम इस चीज को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, इसको 0 मानेंगे। लेकिन इसको 0 मानने का रीजन क्या है? इसको 0 मानने का रीजन ये है कि जो बीसी एलिमेंट है आउटसाइड, हेंस neglected because stylus मेरा, because magnetic induction is very weak. Getting it? Yes. Okay. तो फिर इसको भी निपटा के 0 ही बोल दो। अब लास्ट में बच गया डीए, तो डीए के लिए हमको काम करना पड़ेगा। अब डीए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें या एडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ठीक है, एंगल थीटा कितना मानेंगे? 0। कॉस ऑफ 0 हो जाएगा 1, और डीए पर हम काम कर सकते हैं। मतलब पूरा कैलकुलेशन आगे फोकस हो जाता है, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल इज इक्वल टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल cos 0 फॉर डी टू ए या ए टू डी, वट एवर यू वांट टू से। ठीक हो गई बात? अब बेटा बी तो कांस्टेंट है, तो बी तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया डीए, इट इज जस्ट रनिंग ऑन डीएल, cos 0 1 हो जाएगा। डीएल इज अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, और अगर मैं ऐसे डीएल 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 अलोंग दिस लाइन ज्वाइन करता हूं, तो क्या मुझे इस कॉइल की, इस सोलोनाइट की टोटल लेंथ मिल जाएगी? Yes. तो कहने का सीधा मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज व्हाट? एल। तो पता चला आंसर आया बी एल एन। लेट्स जस्ट कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2 एंड यू आर ऑलमोस्ट डन विद द डेरिवेशन। बात खत्म हो रही है आपकी। अब इक्वेशन 2 जो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल बता रहा है, उसका फाइनल आंसर बी एल है। तो इक्वेशन 2 को उठा करके इक्वेशन 1 में रखो, मतलब ये चीज हटाओ यहां से, और उसकी जगह क्या लिखो? आप बी एल लिखो। सो आपने बस करना ये है कि इक्वेशन 2
इसका सब्स्टिट्यूशन करना है इक्वेशन 1 में, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। करेक्ट जा रहे हैं बेटा? ये देखो म्यू नॉट NLI। अब इसमें से क्या कैंसिल हो जाएगा? लेंथ। और आप पहुंच गए अपने फाइनल आंसर पर, म्यू नॉट NI। दैट्स इट। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नोट करें इस बात को यहाँ पे कि म्यू नॉट तो ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है विद अ मैग्नीट्यूड व्हेन नीडेड वी विल बी राइटिंग 4 पाई into 10 to the power minus 7। I is the current which is entering into the solenoid। जो करंट आपने उसको भेजा, जो करंट उसके लिए आपने लगाया, दैट्स इट, दैट इज द करंट I। नाउ व्हाट इज दिस n, स्मॉल n? ये क्या है? यस, कैन यू आंसर दिस? क्या चीज है? 1 by L। हाँ, याद रखें इस बात को कि स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कई बार इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत एट्रीब्यूशन यहाँ पे लगाते हैं, सेइंग दैट इट इज नंबर ऑफ टर्न। नहीं, इट इज नॉट जस्ट नंबर ऑफ टर्न्स, रादर इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। गेटिंग इट राइट? Yes। अब बच्चों इसके कुछ केसेस हैं, आई में से कि इसके कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। जैसे ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, ये ऑलमोस्ट एक मिडिल पॉइंट के लिए हमने बनाया है, ऑलमोस्ट विद इन द सोलोनाइड, यहां कहीं भी ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर हम ये सोलोनाइड बहुत फाइनाइट लेंथ का लें, अब जैसे यहां इस आर्टिकल को पढ़ें, आपने बोला लॉन्ग स्ट्रेट, लॉन्ग बोला है आपने, मतलब टिपिकली इसकी लेंथ हमें कैसी माननी पड़ेगी? इनफाइनाइट। लेकिन अगर हमारा ये मानना है कि हम इस सोलोनाइड को बिल्कुल फाइनाइट लेंथ का, कम लेंथ का इस्तेमाल करें, तो क्या होगा? तो मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे बनेगा? तो बच्चों इसका मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे आएगा। बहुत ध्यान से देखें अब क्या फॉर्मूला रिजल्ट में आ रहा है। ये सोलोनाइड ही है, बस पाइप की शक्ल में उसे दिखाया गया है। पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन बीच में कहीं किया गया, ऐसे और ऐसे एंगल्स निकाले गए। ध्यान रहे एंगल सोलोनाइड के एक्सिस से मेजर हो रहे हैं, ऐसा कोई डिस्टेंस यहाँ पे काउंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना? इस तरीके का कोई डिस्टेंस नहीं है बेटा, ध्यान लगा रहे हैं। ये रेड लाइन जो मैंने बनाई है, ऐसा कोई डिस्टेंस यहाँ पे मेजर नहीं हो रहा है। एंगल्स जो मेजर हो रहे हैं ये सोलोनाइड के एक्सिस से हो रहे हैं। सो बीटा एंड अल्फा, दीज आर द एंगल्स। यू कैन आल्सो से θ1 θ2 अकॉर्डिंगली। तो फॉर्मूला म्यू नॉट NI जो का तू है डिवाइडेड बाय 2 करना है इसमें, एंड देन जस्ट गो फॉर cos बीटा एंड cos अल्फा इन एडिशन। आ गया समझ में आपका? Yes। अब सोचो बच्चों कि ये सोलोनाइड अगर इनफाइनाइट लेंथ का होता, जस्ट इमेजिन करो ये वाला एंड इनफाइनाइट आगे जा रहा है, तो ये इसको ज्वाइन करने के चक्कर में क्या यहाँ का एंगल और छोटा हो जाता, और दूर जाने के चक्कर में क्या एंगल ये और छोटा हो जाता। तो अगर ये इनफाइनाइट एंड पर चला जाएगा तो क्या ये अल्फा और बीटा एंगल इसी तरीके से और छोटे 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 होते 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 टिपिकली इन्फिनिटी पर पहुंच के बस जीरो हो जाएंगे। Yes। तो जस्ट पुट अप cos 0 here, cos 0 here, that's 1 plus 1 2, 2 2 cancel, mu naught NI, you are reaching to the original formula, you're getting the original formula, getting it right? Yes। okay, तो ये ध्यान रहे कि अल्फा बीटा जीरो कैसे हुए यहाँ पे, एंड्स इन्फिनिटी पे जा रहे हैं इसके, अगर तब ऐसा होगा। गेटिंग इट? ये समझाने के लिए मैंने बनाया है, इसे मैं मिटा देता हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग इट अगेन, क्या यहाँ पे अल्फा बीटा का जीरो होना आप सभी को समझ में आ गया बच्चों? यस? ओके, so I'll be just putting that as the second case. Long inside solenoid at infinite length, alpha beta 0, mu naught NI. Now one case is made very important. इसमें का एक केस बहुत इंपॉर्टेंट बनाया गया, और वो केस ये है कि अगर हम सोलोनाइड को फाइनाइट लेंथ का कंसिडर करें, लेकिन जो पॉइंट ऑफ चॉइस है वो एंड पर ले लें। केस नंबर 3, पॉइंट ऑफ चॉइस जो एंड पर। अब कैसे देखो बेटा, तो मैं बताता हूँ, डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ। लेट्स से कि सोलोनाइड का एक रिप्रेजेंटेशन है ऐसे, और यहां पे बच्चों मैंने पॉइंट कंसिडर किया, तो ये इसका एक्सेस हो गया। अब जो लाइन मुझे ज्वाइन करनी है वो इधर ऐसी करनी पड़ेगी, है कि नहीं? और दूसरा एंड बेटा, अगर मैं इसका ये मानता हूं कि दूसरा एंड चल रहा है इन्फिनिटी तक, जस्ट इमेजिन करो दूसरा एंड जा रहा है इसका इन्फिनिटी तक, तो जो दूसरी लाइन में ज्वाइन करा दूंगा वो क्या ऐसे 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 इन्फिनिटी, मतलब ये वाला एंगल अगर और कम 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 कर दिया जाए तो ये वाला एंगल 0 हो जाएगा, और इधर वाला एंगल ध्यान से देखा जाए तो 90 डिग्री हो जाएगा। सोचो बेटा,
इस एंगल पे फोकस करो तो एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे आया ना ये, ऐसा नो? यस। अच्छा, यहाँ के एंड की बजाय दूसरे एंड पे कंसीडर करो और इसको इन्फिनिटी पे ले जाओ, तब भी वही हाल होगा। यानी कि दोनों में से, अल्फा और बीटा में से कोई एक एंगल 90 होगा, कोई एक एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला याद करो। तो ओरिजिनल फॉर्मूला बच्चों ऐसा था, म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय 2, फिर आपके पास cos अल्फा था और cos बीटा था। अब दोनों में से कोई एक अगर 90 हो जाता है और दोनों में से कोई एक अगर 0 हो जाता है, तो ये ब्रैकेट तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 90 हुआ उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, और जो 0 हो गया उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा कॉस फंक्शन के हिसाब से। तो फाइनल रिजल्ट आपका यही बनेगा ना बेटा, म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय 2। यस और नो? Yes. अब ये चीज तो बेटा पूछी भी गई है, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में भी ये चीज पूछी गई है कि सोलोनाइट के एंड पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है। तो याद रखें, इट्स हाफ म्यू नॉट ni है। और सोलोनाइट के बीच वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है? तो याद रखें, इट्स म्यू नॉट ni। मतलब अंदर जितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा उसका आधा मैग्नेटिक इंडक्शन एंड पे होगा। समझे बच्चों बात को? और चौथा केस इसमें ये कंसिडर किया जाता है कि अगर सोलोनाइट के बाहर कहीं हमने पॉइंट कंसिडर किया है तो वहां पे वैसे भी मैग्नेटिक इंडक्शन पूरा 0 ही होगा। नथिंग टू एक्सप्लेन फॉर इट। बस हम इतना कह सकते हैं कि सोलोनाइट के बाहर का जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो बहुत वीक है, फीबल है, कमजोर है। ऑल्दो एक्सियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमने उसके लिए लाइन तो बनाई थी, लेकिन इस लाइन पर आने वाले मैग्नेटिक इंडक्शन को हमने इसलिए 0 बोला क्योंकि यहां बनने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही निग्लिजिबल है। ठीक हो गई बात? लास्ट और आखिरी बात इसमें, लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट और आखिरी बात, कि ये सब बातें हम ग्राफ में कैसे बताएं? व्हाट इज द पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ? ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे? तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ बनता है इसका, और ध्यान से देखना, ग्राफ याद रखना, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है एज एन एमसीक्यू। तो ये है इसके ग्राफ का नेचर, इसके ग्राफ का शेप। तो ये सोलोनाइड है, मान लें ऐसा लंबा। इस तरीके से मैं अगर चाहूं तो यहां बना के आपको बता सकता हूं, ये इसके टर्न्स हैं ऐसे। अब बीच में के किसी पॉइंट पर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन बहुत तगड़ा है, काफी ज्यादा है। कितना है? म्यू नॉट ni। जैसे हम एंड पर पहुंच जाते हैं तो वो हाफ म्यू नॉट ni, हाफ म्यू नॉट ni हो जाता है। मतलब बीच वाली मैग्नीट्यूड के बाद वो धीरे 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 कम हो जाता है, दूसरे साइड में भी धीरे धीरे कम हो जाता है, और अगर आप और बाहर जाओगे तो वो टिपिकली 0 होता जाएगा। गेटिंग इट? आया समझ में आपको? तो ये इसका नेचर, इस तरीके से हम चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ का शेप कुछ इस तरीके से आएगा, और आपने इसे समझना है कि ये कैसे आया। ये स्टेटमेंट भी याद रखें कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड अगर देखा जाएगा तो मिडिल समवेयर पॉइंट के हिसाब से हाफ होगा। ओके, यस, क्लियर हो गया बेटा बात? सो ये Yes. आर्टिकल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो इट्स फुल लेंथ एक्सप्लेनेशन right from beginning by defining the number of turns, inet, taking the Ampere's law, making the sections of it, फिर कैसे कैंसिल हो रहे हैं ये साइड के, ये दोनों 90 डिग्री पे थे इसलिए कैंसिल हो गया। ये ऑल्दो पैरेलल है लेकिन वीक मैग्नेटिक एरिया में है इसलिए इसको भी निग्लेक्ट किया। बचा कुछ अंदर, उसको कैलकुलेट पूरा करके फिर बाद में उसके फाइनली केसेस बनाते चले गए हम। द बेसिक फॉर्मूला टू रिमेंबर इज म्यू नॉट ni, or you may say mu naught ni by 2 in bracket cos of alpha plus cos of beta, where alpha and beta are the respective angles between the axial line and the line joining the point of consideration and end of the solenoid। फिर बाकी के केसेस उसी बात को हाईलाइट करते हुए ग्राफ तक हम लोग पहुंचते हैं। ठीक हो गई बात? Yes. अब इसमें एक और बहुत जबरदस्त डेरिवेशन है, काफी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन। मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। टोरॉइड, अब ये क्या है भाई? इसे टोरॉइड किसे कहेंगे? व्हाट इज टोरॉइड? ये भी एक मामला है। तो बच्चों ये जो सोलोनाइड होता है, इसको अगर हम ऐसे पाइप पर वाउंडिंग न करते हुए, ये सोलोनाइड की वाउंडिंग अगर हम ऐसे किसी सर्कुलर शेप पर करें, सर्कुलर शेप पर,
तो द सेम सोलोनाइड विल टेक द नेम टोराइड। सोलोनाइड को ही टोराइड कहा जाएगा, सिर्फ फर्क इतना है कि वाइंडिंग ऐसा लेंथ में नहीं करने का, वाइंडिंग ऐसा सर्कल में बनाने का। लेट मी शो यू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और लेट मी शो यू रियल इसका शेप कैसा दिखता है। सी दिस इज टोराइड। तो यहाँ पे ये वाइंडिंग ही करी है हमने, लेकिन ऐसा लेंथ पे ना करते हुए किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे की हुई है। तो ये क्या बन गया अभी? टोराइड बन गया। अब हमें ये पता करना है कि इस किस्म के टोराइड पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, क्या होगा वैल्यू, कहां बनेगा मैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले तो इसको जरा डिटेल में समझते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन कहां कहां बनता है। अक्सर स्टूडेंट तो इसी में गड़बड़ कर देते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन किधर बना और किधर नहीं बना। तो जरा केयरफुली समझते हैं। ये मैंने डायग्राम अपनी उठा ली, मान लो ये डायग्राम है। तो ये टोराइड का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। यहाँ पे ये वाइंडिंग्स हैं, इस तरीके से करंट अंदर जा रहा है, आ रहा है, सो। अब इस पूरे टोराइड के 3 पोर्शंस हम लोग बनाते हैं, या कह लीजिए कि इसमें 3 अलग अलग स्पेसेस कंसीडर करते हैं जहां पे हम इंटरेस्टेड हैं मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने की। जो पहला पोर्शन है ना बेटा इसका, ये अंदर वाला खाली हिस्सा, जैसे कि ये दिख रहा है आपको। अब सोचो बेटा, इसमें अगर मैंने एम्पियरन लूप बनाया, ये एम्पियरन लूप मैंने यहाँ पे बनाया लाइक दिस, अंदर वाले पोर्शन, तो क्या आएगा आंसर? 0. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 0 आएगा। तो हम कहेंगे यहाँ कोई मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, जस्ट निग्लेक्ट इट। अंदर की तरफ यहाँ कोई मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, कीप दिस पॉइंट इन माइंड, यहाँ कोई मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर हमने बिल्कुल टोराइड की बॉडी के बाहर बनाया, ये बाहर वाले पोर्शन में अगर हमने मैग्नेटिक इंडक्शन को पता करने की कोशिश की इधर, तब भी बेटा हमारा आंसर क्या होगा पता है? हम बोलेंगे यहां पर भी मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं के 0. बराबर, 0 ही है बोलेंगे। है बहुत कमजोर, बहुत वीक, निग्लिजिबल, इग्नोर, वो भी 0 हो गया। जैसा अंदर की तरफ 0 वैसा बाहर की भी तरफ 0। तो फिर सवाल है मैग्नेटिक इंडक्शन है कहां? तो बच्चों ये जो वाइंडिंग आपने करी है ना, ये जो वाइंडिंग आपने करी, इसके बीच में यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन है। बिल्कुल वैसे जैसे अगर मैं एक सोलोनाइड कंसीडर करता हूं बेटा, तो सोलोनाइड में मैग्नेटिक इंडक्शन ये वाइंडिंग के अंदर है ना, इधर है ना। अब इसी सोलोनाइड को अगर मैं यूं मोड़ दूं, ऐसा कर दूं, सर्कल में मोड़ दूं, तो मैग्नेटिक इंडक्शन तो अंदर ही रहेगा सिर्फ और सिर्फ। Yes. तो इस बात का ख्याल रखें, अच्छे से इस बात को दिमाग में बिठाएं कि मैग्नेटिक इंडक्शन सिर्फ इनर पोर्शन में यहां पर होगा। आउट ऑफ टोराइड जो अंदर वाला पोर्शन है और आउट ऑफ टोराइड जो बाहर वाला पोर्शन है, वहां पर कोई मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आएगा, बिल्कुल बाकायदा वहां पे 0 आंसर बोले। गेटिंग इट राइट? यस। Yes. अब हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ना है। सबसे पहले बच्चों हम ये पता करना चाहते हैं कि इसमें नेट करंट कितना है। तो आंसर बहुत सिंपल है, हम बोलेंगे Ni। इफ इट हैज गॉट n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इसके n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम बोलेंगे Ni इतना करंट इसमें जा रहा है। बिकॉज किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बच्चों हम चेक करेंगे ना इसमें करंट कितना है, तो हम यही बोलेंगे ना, इस कॉइल में, इस लूप में करंट है, इस लूप में करंट है, इस लूप में करंट है, इस लूप में करंट, तो टोटल निकालना पड़ेगा हमको। तो टोटल तो Ni होगी। आर थिंग्स क्लियर? Yes. फिर हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए यहां पर ये एम्पियरन लूप बनाएंगे। ये दिख रहा है आपको अंदर, ये जो बना हुआ है डॉटेड लाइन से। गेटिंग इट राइट बेटा? Yes. यस। तो हमने एक एम्पियरन लूप यहाँ पे बना दिया, ये रेड वाला मैं यहाँ से मिटा देता हूं। तो जो एम्पियरन लूप मैंने यहाँ पे बनाया है उसका रेडियस मैंने क्लेम किया स्मॉल r, और ये इस तरीके से एक एम्पियरन लूप बन गया। नाउ कंसिडरिंग द एम्पियर्स लॉ, व्हाट वी कैन राइट? B dot dl is equal to mu naught times of I net. So B dot dl is equal to mu naught times of Ni। क्लियर हो गई बेटा बात? Yes. अब इस B dot dl को जरा ठीक से लिखें, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? B dl Cos theta. cos theta is equal to, ये तो बाकी का हमें पता चल चुका है, mu naught times of Ni। Tell me what is theta। तो बच्चों इसमें जो लूप हमने बनाया ना वो ऐसी लेंथ रखता है,
ये लेट्स से ऐसा लूप है, ये ऐसा लूप बनाया हमने यहाँ। अब मैग्नेटिक इंडक्शन को भी देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन भी उसी सेंस में आ रहा है ना, इसके अंदर Yes. जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा उसके लाइंस भी उसी सेंस में आएंगे, मतलब हम सीधा सीधा क्लेम करेंगे यहाँ पे कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0, cos 0 is equal to 1, so this integration will run only on BDL and that will be equal to mu naught times of Ni। अब b चूंकि कांस्टेंट है तो वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हमारा वर्कआउट होगा ओनली डीएल पे एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई। अब आपने यहाँ पे मुझे हेल्प करनी है, बतानी है कि ये डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो बेटा डीएल ये जो लूप बनाया ना इसका एक एलिमेंट है, तो ऐसा डीएल 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 करते 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 क्या ये एम्पियर लूप पूरा हो जाएगा। तो डीएल जोड़े तो क्या इस लूप की लेंथ हमें मिलेगी। Yes. लूप की लेंथ मतलब क्या, 2 pi r. 2 pi r. Very good. So that will be 2 pi r equal mu naught Ni. So this is now equal to B mu naught n upon 2 pi r into I। मैंने इंटेंशनली कैपिटल N के नीचे 2 pi r लिया। अब ख्याल रहे कि यहाँ 2 pi r is a circumference which actually means the length of that toroid। है तो सर्कमफ्रेंस, लेकिन अगर उस टोराइड को ऐसे ओपन करके देखा जाए तो वो तो उसकी लेंथ बन जाएगा ना। ये अगर मैंने ऐसे ओपन किया तो वो तो उसकी लेंथ बन जाएगा ना। नाउ व्हाट दिस फैक्टर शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय, बोले आंसर। म्यू नॉट Small n. शाबाश, स्मॉल एन। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आप थोड़ा सा चौंक सकते हैं, आप बोलेंगे सर एक सेकंड रुकना, यही फॉर्मूला तो हमने सोलेनोइड के लिए बनाया था, ये क्या है, ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला आप दोबारा यहाँ लेके आ रहे हो। हाँ बेटा सेम फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इतना सा फर्क होगा कि यहाँ टोराइड के लिए स्मॉल एन हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर, और सोलोनाइड के केस में ये स्मॉल एन हो जाएगा यस कैपिटल एन बाई एल। गेटिंग इट राइट? ठीक है, इतना फर्क आप यहाँ पे याद रखें, एन बाई एल, और उधर टोराइड के केस में एन अपॉन 2 पाई आर। बात अच्छे से आई समझ में बेटा? Yes, sir. हाँ, अब इसमें 2-3 और केसेस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं, रिजल्ट्स हमें अच्छे से याद रखने हैं। जैसे सबसे पहली चीज बेटा मैं आपके सामने पुट अप कर रहा हूं वो ये है कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ करंट कैरिंग सिलेंडर, ना तो टोराइड, न ही सोलेनाइड और न ही कंडक्टिंग वायर, बल्कि एक अच्छा खासा मेजर सिलेंडर। अब इसमें मैंने 3 क्राइटेरिया रखे हैं यहाँ पे। अगर सिलेंडर सॉलिड है तो सॉलिड सिलेंडर के अंदर कहीं भी अगर मैं पॉइंट कंसीडर करता हूं, इधर उधर इधर उधर कहीं भी, इधर 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 कहीं भी, मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो नहीं होगा। याद रखिए, बी इज नेवर जीरो, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट वहां से जा रहा होगा। अब मैंने अगर यहाँ पे एम्पियर एंड लूप बना दिया यहाँ, तो जाहिर बात है इसमें कुछ ना कुछ करंट अंदर जा रहा होगा ना। पूरा सॉलिड है सिलेंडर, तो करंट तो कहीं से भी हर सब तरफ से जाएगा, तो कोई भी लूप खाली हाथ नहीं आएगा, हर लूप में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन जरूर बनेगा। समझे बेटा? अब वो कितना बनेगा वी विल डिस्कस लेटर ऑन, लेकिन इतना तो पता चल गया आपको कि ये जीरो नहीं होगा। अगर हम एक हॉलो सिलेंडर बनाते हैं तो हॉलो सिलेंडर के अंदर पक्की बात है मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो होगा। क्यों? तो अगर मैं अंदर की तरफ एक एम्पियर एंड लूप बना देता हूं, यहां बताओ कितना करंट जा रहा है अंदर? 0. क्या यहाँ से कोई करंट जा रहा है? नहीं, करंट तो इसके सरकमफ्रेंस से जा रहा होगा, तो यहाँ तो कोई करंट का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। म्यू नॉट एन आई के हिसाब से देखा जाए तो आई वैल्यू बनती ही नहीं है, तो हमने यहाँ भी क्लेम करना है कि मैग्नेटिक इंडक्शन इस केस में जीरो होगा। लेकिन अगर हम ऐसा सिलेंडर लें जो एनुलर सिलेंडर जिसे बोले ना, थोड़ा सा सॉलिड की तरह थोड़ा हॉलो, तो जो हॉलो पोर्शन है वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आएगा, और जो सॉलिड पोर्शन है वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा। ठीक है, ये मैंने आपके सामने केसेस बता दिए। इज इट ओके बच्चों? Yes. अब बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर का एग्जैक्ट आंसर क्या है। इसे आपने अच्छे से पढ़ना है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं बनने चाहिए। ये रिजल्ट्स आपने अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ध्यान से देखें क्योंकि ये पूछे गए हैं क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में।
अगर हम एक सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं और जैसे यहाँ इसके क्रॉस सेक्शन में बताया जा रहा है कि पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन कहीं भी कर देते हैं, जैसे यहाँ किया, तो सबसे पहले तो उस पॉइंट का सेंटर ऑफ द सिलेंडर से आपने डिस्टेंस गिनना है, उस डिस्टेंस को आपने बोला r। आप फॉर्मूला देखें, यहाँ बना हुआ है म्यू नॉट IR divided by 2 pi capital R square, where capital R will be the radius of that cylinder. Are things clear? Yes. Yes. Now one thing we should come up by saying कि अगर हम सरफेस पे पहुंच जाते हैं, यहाँ सरफेस पे, तो ये स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल आर। कैपिटल R के। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 pi R, just like the case of a straight conducting wire. याद रख पाएंगे फॉर्मूला बेटा? Yes. उसके बाद अगर हॉलो सिलेंडर है लेकिन थिक है, थिक हॉलो सिलेंडर मतलब ऐसा, तो उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या हैं? तो बच्चों ये उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, थोड़ा सा केयरफुली इसे याद रखें। जैसे पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हमने कुछ जगह पे किया, और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ऐसी प्लेस पे किया है कि अगर उसके लिए एम्पियर एंड लूप बनाया जाए तो उसका जो रेडियस बनेगा वो स्मॉल r बनेगा। दिखा आप सभी को यहाँ पे नीचे की तरफ? यस बेटा? Yes. तो फॉर्मूले की तरफ ध्यान लगाएं। डेरिवेशंस आर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड, तो हम इसमें अपना वक्त खराब नहीं करेंगे। अब फॉर्मूले की तरफ ध्यान लगाएं। म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई r, स्मॉल r तो आ चुका है, लेकिन साथ में यहाँ पे ब्रैकेट्स चल रहे हैं, r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर, यानी कि आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, आउटर माइनस इनर। ठीक है? इफ वी कंसिडर दिस स्मॉल r टू बी जस्ट ऑन द इनर रेडियस, जस्ट ऑन द इनर रेडियस या विद इन, जस्ट ऑन द इनर रेडियस अगर हम मान लें, चलो, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये ब्रैकेट यहाँ 0 हो जाएगा, तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन भी 0 हो जाएगा। एक चीज हो गई। इज इट ओके? यस। दूसरी बात, अगर हमने स्मॉल r को इतना बड़ा कर दिया कि ये पूरा बाहर के पॉइंट पे चला गया, मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू R2, तो स्मॉल r इज इक्वल टू अगर हम R2 कर देंगे तो ये भी हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल r, बट दिस टाइम स्मॉल r इज इक्वल टू R2, देयरफॉर फाइनल आंसर इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R2, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है? सो ये दो चार स्टैंडर्ड केसेस हैं जिन्हें आपने अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट द डेरिवेशंस वी हैव कंप्लीटेड। अब ये डेरिवेशन एग्जाम में 3 मार्क को आता है, बताओ कितना सिंपल था डेरिवेशन। 3 मार्क्स क्वेश्चन है ये एग्जाम में। मैंने फिर भी इसको थोड़ा स्लो करके एक्सप्लेन किया। 2 मिनट का ही आर्टिकल अगर देखा जाए तो, बातें अगर हमें सब कुछ समझ में आती हैं तो विद इन 2 मिनट्स वी कैन जस्ट कम अप विद द फाइनल रिजल्ट। हो गया बेटा? ठीक सा समझ में आ गई सारी बातें? यस। तो ये है एम्पियर्स लॉ और उसकी अकॉर्डिंगली कंडीशंस। अब इसमें मैं 1-2 क्वेश्चंस ऐड ऑन करना चाहता हूँ। 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर हम जल्दी जल्दी कर पाए तो सब कुछ ही खत्म कर लेंगे आज ही। तैयार हैं? यस। तेजी से करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोलोनाइड है, पाई मीटर लेंथ है उसकी, 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, 2 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग है, 1000 टर्न्स ईच, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हुआ? 2 लेयर है ना, देख रहे हैं बेटा? 2 लेयर। अरे भाई, आपने कभी धागे का बंडल देखा? रील, धागे का बंडल जो हम स्विंग मशीन में लगाते हैं, बस मान लो सोलोनाइड वैसा ही है। या पतंग उड़ाते हैं, चरखी देखी? पकड़ते हैं ऐसे पतंग उड़ाने के लिए, सोलोनाइड कुछ कुछ वैसा ही है। तो उसमें डबल लेयर हो सकती है ना, पहली लेयर हो गई, अब और घुमा रहे हैं, डबल क्या ट्रिपल चौपल पांचगल, जितना चाहे उतना कर लो आप। तो अगर सिंगल लेयर में हमारे 1000 टर्न्स बैठ रहे हैं तो 2 लेयर्स में कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। सिंपल। करंट कितना चल रहा है इसमें? थोड़ा तेजी से करें, और एक 5-7 मिनट में ज्यादा भी लूंगा लेक्चर जरूरत पड़ी तो। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट इट्स सेंटर एंड एट इट्स एंड अलोंग द एक्सिस। लेंथ है पाई मीटर। ठीक है, चलिए ये भी लिख लें, लेंथ इज पाई मीटर।
सेंटर पर अगर हम सोलेनोइड के मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना चाहते हैं तो वी हैव एन आंसर म्यू नॉट एन आई. Let me just complete mu naught n divided by Li. Now, what is the magnitude of mu naught? 4 pi 10 to the power minus 7 n 2000 L pi current 5. खत्म. pi से pi कट गया 20. ठीक है. ठीक है, बताएं फाइनल आंसर. 4 into 10 to the power minus 3. टेस्ला. फिनिश. कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, आसान, वेरी इजी. तो ये हुआ सेंटर पे, सेंटर पे हुआ ये. ठीक है ना. अब आप बताओ एंड पे कितना होगा. तो आपको पता है एंड का फॉर्मूला हाफ म्यू नॉट एन आई, ये तो पता है आपको. Yes. अब म्यू नॉट एन आई तो तुमने निकाला, तो दोबारा निकालने की क्या जरूरत है. 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कर लें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. टेस्ला. डन, फिनिश्ड, खत्म. ओके, Yes. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. 10 क्वेश्चन है अपने पास टोटल, तो थोड़ा तेज करेंगे या फिर लेक्चर थोड़ा सा हम एक्सटेंड करके इसको खत्म करेंगे. रेडियस ऑफ ए नैरो टोरॉइड इज 10 टू द पावर माइनस 1. टोरॉइड है, याद रखें. आर 1000 टर्न्स है. हाउ लार्ज करंट मस्ट फ्लो थ्रू इट इफ द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड इज 0.05 टेस्ला. तो पहले तो मैं टोरॉइड के मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला लिख लूं. म्यू नॉट एन आई, अगर मैं गलत नहीं हूं, n अपॉन 2 पाई आर आई, करेक्ट है. Yes. मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. इसी वैल्यू को मैंने ठीक से लिखा. म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7. n का वैल्यू एज गिवन इन द क्वेश्चन 1000 एंड दिस इज 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 1. ये रहा इन मीटर, और ये करंट आपने फाइंड आउट करना है. बस ये 2 काट दें, ये काट दें, इसको 2 कर दें, माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 माइनस 3 हो जाएगा. मतलब ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू आई. सॉरी, इसके साथ 2 भी है. तो आई कितना हुआ? 25. 25. वेरी गुड, 25 एम्पियर. सो ऐसे क्वेश्चंस आपको सरप्राइजिंगली कभी कभी नीट में भी देखने को मिलेंगे. इतने आसान, इवन जेई में भी आपको देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन. बोर्ड्स में तो ये लगातार पूछता ही रहता है, बट यू कैन ऑल्सो गेट सच क्वेश्चंस इन नीट एंड द जेई एग्जामिनेशंस. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. 3 identical solenoids, mark this point, identical, PQR connected to each other as shown in the figure if the magnetic field at the center of P is 2 टेस्ला. तो इसके पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप हो रहा है P के पास, वो 2 टेस्ला है. तो अब सवाल ये है कि Q में कितना होगा. तो बेटा बहुत सिंपल है. अगर मैं ये मानता हूं इसमें करंट I चल रहा है, तो आइडेंटिकल रहने की वजह से क्या बाद में करंट आधा आधा डिवाइड हो जाएगा. Yes. तो Q में कितना करंट जाएगा? I by 2. I by 2. बाकी सब कुछ सेम है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी आधा हो जाएगा. तो Q का मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? 1 Tesla. 1 टेस्ला. सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है ना बच्चा, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है. अगर ध्यान से देख लो, करंट हाफ होगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी तो हाफ हो जाएगा. अरे हाँ या ना. Yes. क्योंकि बाकी सब तो सेम है, म्यू नॉट सेम है, ठीक है ना. एन सेम है, आइडेंटिकल बोल रहा है ना वो आइडेंटिकल. तो बचा खाली आई. आई फैक्टर अगर आधा हो गया तो करंट भी आधा हो जाएगा. तो आई होप आप समझ पा रहे हैं. Now this question can be taken as your homework. 200 turns per centimeter
ये क्या है बेटा, ये 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर का मतलब क्या है, बता सकते हो? Small n. स्मॉल एन। अगर मैं ये कहूं 200 इंटू 10⁻²2 तो गलत नहीं होगा ना? आप बोलेंगे सर +2 कैसा आया? Percentage. पर सेंटीमीटर, डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में -2 में मीटर में कन्वर्ट हुआ, वो -2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले तो +2 हुआ। Yes. करंट कितना हुआ? 2.5। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैं बस फॉर्मूला दे रहा हूं, म्यू नॉट एन आई। कर लेंगे? Yes. Yes. ऑप्शन हैं आपके पास बिल्कुल सामने। अब आओ इसे देखते हैं। ये भी एग्जैक्टली उसी लाइन पर है क्वेश्चन, कुछ खास नहीं। 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, क्या मतलब है बेटा ये 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर का मतलब? 20 इंटू 10⁻²2 यानी कि कितना हुआ? 2000. 2000। कितना करंट हमको चाहिए अगर हम 20 मिली टेस्ला का मैग्नेटिक इंडक्शन बनाना चाहते हैं? तो 20 मिली टेस्ला का मतलब हुआ बेटा 20 इंटू 10⁻³ टेस्ला। क्या है बच्चों फॉर्मूला? Mu naught n. म्यू नॉट एन आई। सब कुछ पुटअप करो, आई निकालो। ये भी आपका होमवर्क है ना? सिंपल है ना? आगे एक 2-3 क्वेश्चन आएंगे जो काफी टिपिकल होंगे। ये आसान वाले क्वेश्चन में मैं अपना वक्त नहीं खराब करना चाहता, तो आगे के कुछ क्वेश्चंस सिलेंडर के केसेस के लिए होंगे, तो जो जरा काम के हैं, मतलब जिसमें डिस्कशन रिक्वायर है। Two solenoids having length L and 2L and the number of loops N and 2L, sorry N and 4N, both have same current, तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो मैं सिंपल सा काम करता हूं, पहले वाले सोलोनाइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 बोलता हूं और दूसरे वाले का बोलता हूं N2। तो बेटा N1 जो आएगा ना वो आएगा N/L, और N2 जो आएगा वो आएगा 4N/2L। क्या कहते हो? Yes. यानी कि 2/2N/L, which simply means 2N1। अगर ध्यान से देखो तो ये चीज क्या है? N1 है ना बेटा, वो है क्या नहीं? ये चीज तो Yes. N1 है, तो N2 इज इक्वल टू N1। अब सेम करंट की बात कर दिया है इसने, तो पहले वाले का मैग्नेटिक इंडक्शन हमको लिखना पड़ेगा म्यू नॉट N1 I, जबकि दूसरे वाले का लिखना पड़ेगा म्यू नॉट N2 I। और अगर हम रेशो लेना चाहें तो कट कटा के N1/N2 हो जाएगा, और अगर आपने N1/N2 किया तो वो हो जाएगा 1/2, यानी कि 1:2। दिस इज एन एक्सपेक्टेड आंसर। ठीक हो रही है बच्चों बात? Yes. So these are very simple questions, preferably for the boards examination. अच्छा, ऐसा नहीं है कि फिर नीट या सीटी में नहीं आएंगे, वहां पे भी पूछे जा सकते। Average radius of the toroid made on the ring of a non-magnetic material is 0.1 मीटर। 500 टर्न्स है, 0.5 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड along the circular axis inside the toroid is, this goes with your homework। फॉर्मूला मैं बस मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, म्यू नॉट n/2πr into I। क्या कहते हो? सही लिखा मैंने फॉर्मूला फॉर वंस? Yes. ठीक है ना एकदम? Yes. ओके, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है कंपैरेटिवली देखा जाए तो। फॉर अ सोलोनाइड शोन इन द फिगर द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is, है तो सोलोनाइड। अब आपको मैं फॉर्मूला पूरा रिकॉल करा दूं, म्यू नॉट Ni/2, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो cos ऑफ अल्फा प्लस Cos beta. cos बीटा। अब आप ध्यान लगाएं, यहां पे चीजों को समझने की कोशिश करें। तो ये जो म्यू नॉट Ni फैक्टर है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई मैग्नीट्यूड तो हमको गिवन नहीं है। ये बाय 2 भी जैसा है वैसे रहा।
कॉस अल्फा हो गया cos 30 और cos बीटा हो गया cos 60। cos 30 ये तो हो जाएगा √3/2, cos 60 हो जाएगा 1/2, 2 दोनों से कॉमन लेके बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाहर वाला 2 हो जाएगा 4, ब्रैकेट में बचेगा √3 + 1। सर cos अल्फा 60। cos अल्फा 60। अच्छा, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? चलो इधर अल्फा इधर बीटा, या इधर अल्फा इधर बीटा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? सेम, 60 पहले आएगा 30 बाद में आएगा, क्या फर्क? एडिशन तो कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है ना? यस। ठीक है। सो ठीक है, आप फॉलो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, उस ऑर्डर को भी फॉलो कर सकते हो जैसे मैंने थियरी में पढ़ाते वक्त आपको बताया, बट रिजल्ट्स तो वही आएंगे। ओके विद दिस? यस। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। अब यहां थोड़ा सा आपने सीरियसली काम करना है। इट रिक्वायर्स लिटिल कैलकुलेशन, लिटिल मोर कैलकुलेशन में से। तो ये फिगर के हिसाब से सिलेंडर बताया गया हमको एंड सो ऑन। इसमें मैं सबसे पहले तो इसके नोटिफिकेशंस को क्लियर करना चाहता हूं कि R1 अपना R है, R2 2R है, और स्मॉल r जो है ये 3R/2 है। ध्यान से देखो आप, क्योंकि फॉर्मूला हमने R1 R2 के हिसाब से बनाया था, करेक्ट है ना? Yes. अगर फॉर्मूले की तरफ आपका ध्यान है तो हमने R1 R2 के हिसाब से फॉर्मूला बनाया था। ये था अपना ओरिजिनल फॉर्मूला। देखें इसको अच्छे से, अब इस हिसाब से काम होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना चाहिए। तो इस पॉइंट पे अब हमने मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। वैसे देखा जाए तो फिर हम यहाँ पे ये एम्पियरन लूप बनाते हैं, एम्पियरन लूप का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे R1 से लेके R2 एंड सो ऑन, वो सब चलता रहेगा। बट थियोरी में तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, तो फिर क्यों अननेसेसरी मेहनत करें। और अगर जहां तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सवाल है तो ये फॉर्मूला हमारा पूरा काम करवा देता है अप टू जेई मेन। ठीक है, एडवांस तक तो नहीं जाएंगे, एडवांस में अगर जाना है तो फिर पूरा डेरिवेशन भी देखना पड़ेगा इसका, नहीं ऐसा नहीं। एनी हाउ, जस्ट पुट अप द नंबर्स, दैट्स इट। क्या आएगा आंसर? म्यू नॉट आई 2 पाई, स्मॉल r की जगह भी आपने लिखना है 3R/2, फिर ये ब्रैकेट चलाएं आप, स्क्वायर करें 9R²/4 माइनस R² डिवाइडेड बाय 4R² माइनस R²। क्या कहते हो बेटा? यस, देख लें एज पर दीज नंबर्स। सही किया? Yes. ये 2 और ये 2 तो चला गया, बस कैलकुलेशन पूरा करना है, नथिंग एल्स इज एक्सपेक्टेड हियर। 3πr, अब यहां सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बेटा 5 R²/4, करेक्ट है, Yes. डिवाइडेड बाय 3R²। तो सीधे सीधी बात है, ये R² निपट गया, 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया 12 हो गया, ये 12 3 से मल्टीप्लाई हो गया 36 हो गया। वो न्यूमरेटर में 5 बचा हुआ है, तो 5 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 36 pi r, and that goes with option D. One last question and then we'll stop. एक आखिरी सवाल। ये वैसे तो आप होमवर्क में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको कि करना क्या है। एक वाइंडिंग वायर है विच इज यूज्ड टू फ्रेम अ सोलोनाइट। अब हमारे पास वायर है, अभी सोलोनाइट बना नहीं है, जिसमें हम करंट भेज सकते हैं 10 एम्पियर का। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से करें। तो करंट की जो कैपेसिटी है 10 एम्पियर मैक्सिमम करंट हम उसमें भेज सकते हैं। लेंथ जो है सोलोनाइट की वो हमको 80 सेंटीमीटर तक बनाना है बाय लेंथ, जिसके ऊपर हमने वाइंडिंग करनी है। लेट्स से कि ये सोलोनाइट की वाइंडिंग हमने करनी है, तो इसकी जो लेंथ है
वो 80 सेंटीमीटर है। और मानो ऐसा जैसे हमारे पास ये वायर का गुच्छा पड़ा हुआ है, ये वायर का गुच्छा, ये इसकी एंड है, ये दूसरी एंड है, ये वायर का गुच्छा पड़ा हुआ है हमारे पास। अब ये वायर उठा के हम इस पर बांधेंगे और इस वायर में ज्यादा से ज्यादा कितना करंट जा सकता है? 10 एम्पियर। अब जितना सोलोनाइड हम लोग बनाने वाले हैं उसका जो रेडियस है आर, वो हमको 3 सेंटीमीटर तक रखना है। अगर मैं मैग्नेटिक इंडक्शन 0.2 टेस्ला तक करना चाहता हूं, ठीक है, 0.2 टेस्ला इतना मैग्नेटिक इंडक्शन में करना चाहता हूं, तो फिर ये पूछ रहा है कि वायर की कितनी लेंथ तुम इस्तेमाल करोगे। समझ आई बेटा बात? तो सबसे पहले बच्चों ये बताओ कि बी का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। अब इसमें एक चीज तुम मुझे क्लियर करो कि ये एल क्या है? व्हाट इज लेंथ दिस ऑफ एल? सोलोनाइड। हाँ, ये लेंथ ऑफ सोलोनाइड है, लेंथ ऑफ वायर नहीं है ये। देखो, अगर मैं एक धागा लेके ऐसा 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 एक सिलेंड्रिकल पोर्शन पे बांधूंगा, तो वो जो धागे की रील है, धागे का बंडल जो बन रहा है, उसकी लेंथ एक अलग चीज है, और जो धागा मैं बांध रहा हूं उसकी लेंथ एक अलग चीज है ना बेटा। हाँ, तो यहाँ पे हमको लेंथ ऑफ वायर निकालना है। ये जो लेंथ है ये तो लेंथ ऑफ सोलोनाइड है फॉर्मूले में, और ये लेंथ ऑफ सोलोनाइड एज पर गिवन कंडीशन हो तो 80 सेंटीमीटर गिवन है हमको। तो सबसे पहले ना मैं अभी नंबर ऑफ टर्न्स निकालने वाला हूं, कितने टर्न बिठाएंगे अपने यहाँ पे। तो बी का वैल्यू मुझे जैसे क्वेश्चन में दिया है वो 0.2 टेस्ला है। ये हो गया बेटा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न कितने लगेंगे पता नहीं है, 80 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये करंट भी हमको बताया है 10। चलो, तो इसको निपटाते हैं पहले पूरा। तो ये अगर मैं 0 0 काट देता हूं, ये 4 और ये 2 मैंने काट दिया, 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं गिनता हूं तो ये 2 हो गया 0.4, ये -2 ऊपर चला गया, -5 नीचे फिर ऊपर, यानी कि ये हो गया 0.4 इंटू 10 टू द पावर +5। करेक्ट है? यानी कि 4000 टर्न्स। 4000 बार अपने को वाइंडिंग करना पड़ेगा ऐसा, 4000 वाइंडिंग करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। समझे बच्चों? 40,000। 40। हाँ, 40,000, सॉरी 40,000, ये एक जीरो रह गया, ये 40,000 10 टू द पावर 5 के हिसाब से। अब 40,000 बार अपने को वो वायर बांधनी है। आप सोचो, एक बार अगर मैंने बांधा, एक टर्न पूरा किया, तो मैं कितनी लेंथ इस्तेमाल कर रहा? 80। गलत, गलत, 80 तो गलत है। 2 पाई आर। शाबाश, 2 पाई आर। क्योंकि एक बार मैं बांधूंगा, देखो ये पेन पे इमेजिन करो, ये पेन पे अगर मैं ऐसे बांध रहा हूं, तो एक टर्न अगर मैंने बांधा तो मैं उतना एक छोटा सा सर्कल बना रहा हूं ना वहां पे। तो एक बार अगर मैंने यहाँ पे वाइंडिंग, एक वाइंडिंग का लूप किया, तो मैंने लेंथ इस्तेमाल की कितनी, 2 पाई आर। और ऐसे मैं कितने वाइंडिंग करने वाला हूं? समझे नहीं समझे? यस। तो बस ये है 40,000, ठीक है, इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, 3 इंटू 10 टू द पावर -2। करेक्ट जा रहा है? ऐसा नो? यस। बस अब पूरा कर लो कैलकुलेशन। ये 10 टू द पावर -2 काट दो, यहां से 2 0 निपटा दो, आपको मिलेगा 400। 2 इंटू 3 कर दो 6, फिर आएगा 3.14। देखो कितना हुआ, बताओ कितना हुआ ये। ट्वेंटी फोर इंटू 3, 3.14।
कितना हो 7 गया? 5 कितना? 7 5 3 7 5 3 6 3 6, यानी कि रफली हम कह सकते हैं 7.536 into 10 to the power 3 मीटर. Now this is what an expected answer. ऑप्शन में शायद मुझसे टाइपिंग में कुछ रह गया होगा, बट कैलकुलेशन हमने एकदम परफेक्ट किया है, कुछ गलती नहीं है इसमें. ओके, ठीक है. yes हो सकता है मोस्ट नियरेस्ट आंसर अगर हमको चॉइस करना है तो हम डी की तरफ जाएं विद दिस नंबर. ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है. आगे लेकिन आपको समझ में क्वेश्चन की जो मेन थीम है वो समझिए. लेंथ ऑफ सोलेनोइड एक अलग चीज है, लेंथ ऑफ वायर जो वाइंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करें वो अलग चीज है. ओके विद दिस? yes चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना काफी है.